हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर हम वैश्विक संगठनों की एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं पेरिस जलवायु समझौते की। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जो BA BSc की परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में जो एनवायरनमेंट का पेपर है वो मैंडेटरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया है। तो उसके लिए अगर आप ये हूबहू ऐसे ही लिखकर परीक्षा में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पेरिस जलवायु समझौता। और जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप कहीं भी अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं वेबसाइट पर तो आप जब उसको पेरिस जलवायु समझौते को पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। हमने भी जब पढ़ने की कोशिश की गई तो देखा बहुत क्लिष्ट कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, या फिर हिंदी में अच्छा कंटेंट है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हम ये लेकर आए हैं सादा सिंपल भाषा में, ताकि आप समझ भी सकें और परीक्षा में इसका प्रयोग भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पेरिस जलवायु समझौता है ही क्या? तो पेरिस जलवायु समझौता है यह वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पृथ्वी को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे CO2। तो उनका उत्सर्जन कम करने के लिए ये समझौता है, तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए पेरिस जलवायु समझौता किया जा रहा है। इसमें कुल 27 आर्टिकल्स हैं। चलिए कुछ इतिहास देखते हैं। ऐसा नहीं है पेरिस जलवायु समझौता नया है, इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल हो चुका है। क्योटो का फर्स्ट पार्ट जो 2008 से 2012 तक था। उसके बाद क्योटो का सेकंड पार्ट जो 2013 से 2020 तक था। उसके बाद बारी आती है पेरिस जलवायु समझौते की, क्योंकि क्योटो के सेकंड पार्ट की मियाद 2020 में ख़त्म हो रही है। इसलिए एक समझौता ऐसा चाहिए है विश्व को जो पर्यावरण के डील करे, पर्यावरण के विषयों को डील करें, और सभी देशों को के लिए ये बाध्य हो कि वो इसको माने, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो और हमारी पृथ्वी बची रहे। वैज्ञानिकों का ये आंकड़ा है कि अगर पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री बढ़ गया तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि न्यूयॉर्क और बॉम्बे जैसे कई शहर उसमें डूब जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, और बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर ही काम करना होगा। तो ये क्योटो के सेकंड पार्ट के बाद अब पेरिस जलवायु समझौता हो रहा है। इसे ही COP21 भी कहते हैं, पेरिस जलवायु समझौते को। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वारा नियंत्रित है, उसी के द्वारा किया जा रहा है। UNO द्वारा संचालित और नियंत्रित है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जा रहा है ये समझौता। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अभी आप पूछेंगे कि अभी कहा था कि 2020 में, और अब कह रहे हैं 2015 में, लेकिन 2020 से यह अमल में आना है। तो क्योंकि 2020 से अमल में आना है तो तैयारी 2015 में ही शुरू हो गई है, क्योंकि 191 देशों ने इस पर हस्ताक्षर अभी तक किए हैं, और उन 191 देशों को मनाना, उनसे बातचीत करना, कई स्तर की बातचीत हुई, तब जाके ये डील, ये समझौता फाइनल हुआ। तो इसलिए 5 साल पहले से इसकी शुरुआत कर दी गई, ताकि 2020 तक कोई गैप ना हो। क्योटो जब ख़त्म हो तो उसके बाद कोई गैप ना हो, सभी देश अपनी मनमानी ना करने लगें जिससे पृथ्वी का नुकसान हो, इसलिए ये किया गया। 2017 में अमेरिका इससे अलग हो गया और यह तर्क दिया गया कि अमेरिका के हित में नहीं है पेरिस जलवायु समझौता। क्यों? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने की। कार्बन उत्सर्जन होता कैसे है? कार्बन उत्सर्जन होता है फैक्ट्रियों से, कोयले द्वारा विद्युत के बनने से। अगर आप कोयला जलाकर विद्युत बना रहे हैं तो उससे, और उससे से जो विद्युत बनती है उसका उपयोग भी इंडस्ट्री में होता है। तो अगर आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी लाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और कोई भी उद्योगपति ये नहीं चाहेगा कि केवल नई टेक्नोलॉजी के लिए, केवल पृथ्वी को बचाने के लिए वो अपना नुकसान करे, क्योंकि वो बहुत ग्रीडी होते हैं। तो इसीलिए ये सब अमेरिका का ने सोचा कि
अगर हम इसको अमल करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, वो अपने चुनाव प्रचार में कहते थे कि हम पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है। तो इसलिए अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि आप शायद जानते होंगे विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश और विकासशील देश का भी इसमें एक पॉइंट डिस्प्यूट है। वो क्या डिस्प्यूट है वो आगे देखेंगे। अभी तक केवल ये समझिए कि अमेरिका इससे क्यों बाहर हो गया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके उद्योग धंधों को कोई नुकसान हो। ख़ास तौर से उसके राष्ट्रपति नहीं चाहते कि उसके उद्योग धंधों को कुछ एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़े। और ये भी याद रहे कि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है और चौथे नंबर पर भारत है। मतलब अगर देसी भाषा में समझें तो सबसे ज़्यादा धुआं पृथ्वी में अमेरिका ही घोल रहा है, दूसरे नंबर पर चीन घोल रहा है, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन और चौथे नंबर भारत का आता है। अगर देशों की बात करें तो भारत का नंबर तीसरा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कई देशों का एक संगठन है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है पेरिस जलवायु समझौता। वीडियो में आगे चलते हैं। एक चीज़ रखी गई INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन से समझिए आप, इसका मतलब पेरिस जलवायु समझौते में ये कहा गया, या उससे पहले ये कहा गया 2013 में कहा गया कि आप INDC के तहत प्रत्येक देश, प्रत्येक नेशन ये बताए कि वो अपने कार्बन एमिशन में कितनी कमी कर सकता है। प्रत्येक देश से ये पूछा गया और उनसे कहा गया कि आप 2013 में ये हमें बता दें ताकि हम 2015 के लिए प्लान कर सकें। तो सभी देशों ने अपना हिसाब किताब लगा के बताया कि वह कितना कम कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। भारत ने भी इसमें सहयोग दिया, क्योंकि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। तो भारत ने कहा 2030 तक, डेटा याद रखिएगा, INDC में भारत ने कहा हम 2030 तक जो 2005 का स्तर था उससे भी 33 से 35% कम कर देंगे। कार्बन उत्सर्जन जो हमारा 2005 में होता था उससे 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन हम कम कर देंगे। कब तक कम कर देंगे? 2030 तक, क्योंकि एक चुटकी बजाते ही ये नहीं हो सकता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या है वो नीचे हम देखेंगे। इसके बाद शर्तें क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है। और जब आप BA BSc MA वगैरह में लिखें तो इसको आप पूरे एक पेज में भर के लिख सकते हैं। शर्तों को, इन्हीं 4-5 पॉइंट को आप बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। शर्तें 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करना। जो भी देखिए कार्बन उत्सर्जन तो हमेशा होगा, उसको न्यूट्रल, इसमें यहाँ ख़त्म करने की बात नहीं की गई है, न्यूट्रल करने की। और न्यूट्रल करना क्या होता है कि अगर कार्बन उत्सर्जन होता भी है तो उसको पेड़ों के द्वारा, वनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल, कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करना। दूसरी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? औद्योगिक क्रांति के पहले के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान। ऐसे हम कदम उठाएं, सभी देश मिलकर ऐसे कदम उठाएं कि 2 डिग्री से ज़्यादा तापमान न बढ़ने दें। और 2 डिग्री तो है ही है, अगर 2 डिग्री नहीं हो पाता है तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बाध्यकारी रूप से करना ही होगा। 1.5, 2 और 1.5, 2 एंड 1.5, ये आप याद रखिएगा। कब तक करना है? 2050 तक करना है। इसकी कट ऑफ डेट, इस पर साइन करने की, पेरिस जलवायु समझौते पर साइन करने की कट ऑफ डेट नवंबर 2016 थी और उस डेट तक 191 कंट्रीज ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं शर्तों पे। 2050 तक करना है, कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करना है, ये लंबा टारगेट है। और अभी इसमें क्या करना है? औद्योगिक क्रांति के पहले के तापमान से 2 डिग्री, और 2 डिग्री नहीं हो पाता तो 1.5 तो करना ही करना है। साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कि भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। भारत कार्बन उत्सर्जन में चौथे नंबर पर, अगर देशों की बात करें तो तीसरे नंबर पर है। भारत ने इस पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत ने माना था कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो ISA,
आपको पता होगा सोलर अलायंस भारत की पहल पे ही हुआ और इसका मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में, जो हरियाणा में स्थित है, गुरुग्राम में है। तो आईएसए की जो सोलर प्लेट लगाना, और अभी तो बीना में भी रेलवे के लिए पूरा का पूरा सोलर प्लांट बीएचईएल लगा रही है। तो जो कोयला जलाकर विद्युत बनाई जाती है उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसको बंद करके हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो बांधों से पानी निकालकर विद्युत बनाना, इन सबको पे ध्यान देना है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या करी, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए वनीकरण, नए वन लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। अभी तो भारत का वन क्षेत्र लगभग 24% है। कोयला आधारित, वही हमने बात की, कोयला आधारित ऊर्जा को बंद करके जो और ऊर्जा के रिसोर्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो भारत की प्रतिबद्धता इसमें जाहिर होती है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक और समझें, ये यहाँ क्यों फंसती हैं बातें। जो विकसित देश हैं, देखिए विकसित और विकासशील देश आपको पता होंगे, अब उसको यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, जैसे चीन और भारत विकासशील देश हैं, जबकि अमेरिका और जापान विकसित देश हैं। तो इस प्रकार के समझौतों में कहा जाता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था, कि क्योंकि विकसित देश बहुत लंबे समय से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन उत्सर्जन में, और विकासशील देशों ने तो अभी हाल ही में कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा से ज़्यादा वहन करें विकसित देश। नहीं समझे आप, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सुबह 5 बजे से खा रहा है और दूसरा व्यक्ति सुबह 10 बजे खाने बैठा, क्या उन दोनों का बिल समान आएगा? और दोनों अभी उठे, अगर खाना खाते में से उठे तो सुबह 5 बजे वाला 12 बजे उठ गया और जो सुबह 10 बजे बैठा वो भी 12 बजे उठा। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। अगर होटल वाला कहता है कि नहीं दोनों को बराबर बिल देना होगा, तो ये तो चीटिंग हुई। तो विकासशील देश कह रहे हैं क्योंकि हमने तो अभी हाल ही में शुरू किया, आप लोग तो बहुत लंबे समय से धुआं फैला रहे हैं, तो आप इसमें ज़्यादा पैसा दें, आप ज़्यादा योगदान करें। जबकि विकसित देश कह रहे हैं कि भाई हम क्यों करें, आप भी तो उतने ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ डिस्प्यूट होता है। विकासशील देश कहते हैं आप ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा सहयोग करें, और विकसित देश कहते हैं कि आप बराबर का सहयोग और पैसा दें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना।